दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग फिजिक्स का एक और लेक्चर लेके देखते हैं, पढ़ते हैं, और उसका नाम है सदिश विश्लेषण। ये चैप्टर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो चैप्टर नंबर 2 है, सदिश विश्लेषण। यानी कि इसको कहते हैं वेक्टर एनालाइसिस। वेक्टर एनालाइसिस इंग्लिश में इसको कहते हैं वेक्टर एनालाइसिस। ठीक है, तो इस चैप्टर पे आओ बात करते हैं। बात आती है राशियों की। पिछले चैप्टर में भी राशियां पढ़ी, लेकिन यहाँ राशियों को अदिश और सदिश के आधार पे बांटे तो राशियां 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। एक होती है अदिश राशि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्केलर, और दूसरी होती है एक अदिश मतलब स्केलर, और दूसरी है सदिश का मीन्स वेक्टर, और तीसरा प्रदिश मतलब टेंसर। तो ये राशियां कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती हैं। अब अदिश में बात करते हैं बच्चों, तो अदिश में विशेषता ये होती है कि इसमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती। अदिश राशियां वो होती हैं जिनमें परिमाण तो हो लेकिन दिशा ना हो। सदिश में परिमाण भी और दिशा भी, दोनों का होना आवश्यक है। टेंसर में जो होता है परिमाण और दिशा दोनों पूर्ण नहीं होते, पूर्ण रूप से नहीं होते। इनके उदाहरण की बात करें तो इनमें आते हैं जैसे मूल राशियां जो आती हैं 7 की 7, और इसमें आ गया तुम्हारा ऊर्जा, चाल, दाब, घनत्व, ठीक है, धारा, विद्युत विभव, ETC आदि। और सदिश वालों की बात करें तो सदिश में वेग, संवेग, आवेग, विस्थापन, धारा घनत्व, विद्युत क्षेत्र आदि। जैसे हम प्रदेश की बात करते हैं तो जड़ता गुण, आदि। और भी है जैसे धारा है, जड़ता गुण आदि। आगे बताएंगे इनके बारे में, तब बताएंगे। ठीक है, तो ये भौतिक राशियों का डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, अब हम बात करते हैं सदिशों का निरूपण। क्योंकि यहाँ पे सदिश की बात है तो हम सदिशों का निरूपण देखते हैं। सदिशों का निरूपण, हमारा आप लोगों से एक और आग्रह है कि आप लोग जब भी फिजिक्स की क्लास लेने बैठे तो अपना कॉपी पेन साथ में लेके बैठें, जिससे कि आपको जो चीज़ें लर्न करने वाली हैं वो आप पॉइंट वाइज नोट करते चलें, तो आपको बिल्कुल वैसा ही आनंद मिलेगा जैसे कि आपको ऑफलाइन क्लास में मिलता है। आप चीज़ों को सीख पाएंगे, चैप्टर नेम डाल के विधिवत अपने नोट्स बनाते चलें। साथ साथ में तो रिवाइज करने में भी आपको आसानी होगी और आप समझ भी ज़्यादा पाएंगे और आपका परिणाम बहुत बेहतर आएगा। ऐसे सीधे सीधे सुनने से सैकड़ों गुना ज़्यादा अच्छा परिणाम आएगा यदि आप उसको नोट भी करते चल रहे हैं ज़रूरत वाली चीज़ों को। ठीक है,
तो अब हम बात करते हैं सदस्यों का निरूपण, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, सदस्यों का निरूपण। तो इस पे बात करते हैं सदस्यों का निरूपण। सदिश को हमेशा तीर लगा के निरूपित करते हैं। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको मूल बिंदु कहते हैं, इसको शीर्ष कहते हैं। इसकी लंबाई जो होती है, लंबाई वो सदिश के परिमाण को डिनोट करती है। किसको? लंबाई इसकी परिमाण को प्रदर्शित करती है, मैग्नीट्यूड को। और ये जो इसका वाणाग्र है यानी कि वर्टेक्स है, हेड है, ये इसकी दिशा को, हेड यानी कि वाणाग्र, ये किसको डिनोट करता है? इसकी दिशा को डिनोट करता है। सदिश को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर पे तीर लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो ये ए वेक्टर है तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो सदिश को होता निरूपण, सदिशों को कैसे प्रदर्शित करते हैं। अब आते हैं सदिशों के प्रकार। क्या? सदिशों के प्रकार। तो हम बात करते हैं सदिशों के प्रकार। यानी कि टाइप ऑफ वेक्टर्स, टाइप ऑफ वेक्टर्स, सदिशों के प्रकार। सदस्यों के प्रकार की बात करें तो कई प्रकार के होते हैं। कुछ हम प्रकार यहाँ जो महत्वपूर्ण है वो बताते हैं। जैसे पहला है इक्वल, इंग्लिश में लिखेंगे और हिंदी बोलते जाएंगे। जैसे इक्वल वेक्टर, जिसको कहते हैं समान सदिश। दो सदिश ऐसे जिनके परिमाण भी बराबर हो और दिशा भी बराबर हो, उन्हें हम इक्वल वेक्टर कहते हैं, समान सदिश कहेंगे, जिनकी परिमाण और दिशा दोनों बराबर। दूसरा आता है आपका ऋणात्मक, निगेटिव वेक्टर, निगेटिव वेक्टर। ये किसे कहते हैं? निगेटिव वेक्टर। ऐसे वेक्टर जिनके परिमाण तो समान हो परंतु दिशा विपरीत हो। जैसे ये एक वेक्टर है ए और ये एक वेक्टर है बी, ठीक है, ये बी, ये ए। देखो इसकी दिशा तो समान है, सॉरी परिमाण तो समान है, लेकिन इनकी दिशा विपरीत है। तो ए को बी का निगेटिव कहोगे, बी को ए का निगेटिव कहोगे। थर्ड आता है पॉइंट पैरेलल वेक्टर। पैरेलल, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया, PARALLEL, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर की बात करें तो ऐसे वेक्टर जिनकी पैरेलल वेक्टर की विशेषता क्या होती है? जिनकी दिशाएं समान होती हैं और वे जो दिशाएं समान होती हैं, ठीक है, और वे छोटे बड़े हो सकते, परिमाण समान ना हो, ऐसे को हम पैरेलल वेक्टर कहते हैं। क्लियर? इसके बाद आते हैं कौन से? इसके बाद आते हैं एंटी पैरेलल। कौन से? एंटी पैरेलल वेक्टर। इनकी क्या विशेषता होती है? इनकी विशेषता ये होती है कि इनकी दिशाएं विपरीत होती हैं, ठीक है, इनकी दिशाएं विपरीत होती हैं, इनकी ये विशेषता होती है। अब इसके बाद आते हैं अगला वेक्टर, जैसे है तुम्हारा रेखी वेक्टर, संरेखी वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर किन्हें कहते हैं? संरेखी वेक्टर। एक ही सरल रेखा के अनुदिश और या विपरीत दिशा में कार्यरत वेक्टर को हम कोलिनियर वेक्टर कहते हैं, जो एक ही दिशा में हो, ठीक है, ऐसे एक ही सरल रेखा में हो, ऐसे
इन वेक्टर्स को हम कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। या फिर इधर ही हो दोनों, या फिर ऐसे विपरीत हो जाए, लेकिन हो एक सरल रेखा के ऊपर, उन्हें हम कोलिनियर वेक्टर, हिंदी में समरेखी वेक्टर कहते हैं। और आता है तुम्हारा शून्य वेक्टर। शून्य वेक्टर यानी कि नल वेक्टर, ये इसको जीरो वेक्टर भी बोल देते हैं। जीरो वेक्टर का मतलब जिसका परिमाण तो शून्य हो ही, फिर दिशा भी अज्ञात हो और उसकी दिशा भी अज्ञात हो, उसको हम कहते हैं शून्य वेक्टर। इनके बाद कुछ और हैं प्रकार, देखते हैं। जैसे आपका है इकाई वेक्टर यानी कि यूनिट वेक्टर। इकाई सदिश, क्या? इकाई सदिश। जैसे हम कहें ए वेक्टर है, इसका इकाई सदिश चाहिए, तो इसको ए वेक्टर का, मैं बोलूं ए वेक्टर का इकाई सदिश ए कैप कहलाएगा। और यहाँ ए कैप बराबर होता है ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण, इसको हम इकाई वेक्टर कहते हैं। क्लियर? इसके अलावा है बात आती है अब लंबवत इकाई वेक्टर यानी कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर ये क्या होता है? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर ये किसे कहते हैं? ये अक्षों के इकाई सदिशों को कहा जाता है। जैसे एक्स अक्ष का जो इकाई सदिश होता है उसको आई कहते हैं एक्स अक्ष के लिए, और वाई अक्ष का जो होता है उसे जे कैप कहते हैं, और जेड अक्ष का होता है उसे के कैप कहते हैं। क्लियर? ये अब बात आती है ध्रुवी वेक्टर। दो और हैं, ध्रुवी और अध्रुवी। पोलर वेक्टर, ठीक है, ध्रुवी वेक्टर। पोलर वेक्टर, ध्रुवी वेक्टर किसे कहते हैं? जिसका प्रारंभिक बिंदु यानी कि कार्यकारिणी बिंदु एक ही होता है, उन्हें हम, जैसे उदाहरण एग्जाम्पल में ले लो, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, बल, ये ध्रुवीय होते हैं, पोलर होते हैं। कहीं इनका कार्यकारी बिंदु एक होता है, पता होता है कि बॉडी में किस जगह ये कार्य कर रहा है, किसी पिंड पे लग रहा है तो वो किस बिंदु पर लग रहा है बल, ये निश्चित होता है। और नॉन पोलर वेक्टर जो होते हैं, अध्रुवी वेक्टर या इन्हें कह दो एक्सियल वेक्टर, अध्रुवी वेक्टर, इनका ये नहीं पता होता कि ये किसी पिंड पर या किसी बॉडी पर किस जगह कार्य कर रहे, किस बिंदु पर कार्य है, ये ज्ञात नहीं होता, वो तो पूरे ही पे लग रहे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, और जैसे हैं तुम्हारा बल आघूर्ण, कोणीय संवेग, ये कैसे हैं? ये आपके अध्रुवी वेक्टर हैं। ये किसी भी पिंड पर लगते हैं तो पूरे पे लगते हैं, किसी एक बिंदु पर नहीं कार्य करते, पूरे ही पे वो कार्य करते हैं। कार्यकारी प्रारंभिक बिंदु जो होता है वो एक बिंदु नहीं होता, वो पूरी बॉडी होती है। इनको हम एक्सियल वेक्टर, अध्रुवी वेक्टर। क्लियर? इसमें इनकी दिशा, इसमें भी इनकी दिशा चाहिए कि कहाँ किधर की ओर, तो इनको ऐसे देखो, जब ये वामावर्त घूमता है, ये जो एक्सियल वेक्टर है, ये इनकी ये विशेषता है, ये सदिश घूर्णी प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। और ये जब वामावर्त घूमते हैं, वामावर्त यानी कि घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में, तो ये हमेशा ऊपर की ओर इनकी दिशा मानी जाती है इन वेक्टर की। और जब ये दक्षिणावर्त घूमते हैं यानी कि घड़ी की सुइयों की दिशा में, तो इनकी तल के नीचे की ओर दिशा मानी जाती है। ये
सॉरी इनकी जो दिशा है वो दाएं हाथ के पेंच के नियम के अनुसार निकाली जाती है। इनकी दिशा कैसे? दाएं हाथ के पेंच के नियम से निकाली जाती है। क्लियर है? ये वेक्टरों के प्रकार समझ गए आप लोग? ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं सदस्यों का जोड़ना। हम लोग बात करेंगे सदस्यों का जोड़ना। इस लेक्चर में हम पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, ठीक है। जो क्वेश्चंस कैसे बनेंगे ये हम प्रायः हमें ये लगता है कि एक लेक्चर में हम सामान्य क्वेश्चन और यदि ज़रूरत समझेंगे तो एक लेक्चर में और दूसरे वाले में, तो ऐसे 2-3 वीडियो में ये पूरा कंप्लीट करेंगे टॉपिक, ठीक है। इसमें पूरे में हम सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो सदस्यों का जोड़ना क्या है बात अपनी? सदस्यों का जोड़ना यानी कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स, यानी कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स, यानी कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो देखो सदस्यों को जोड़ने की विधि, पहली विधि है समांतर चतुर्भुज विधि, ठीक है, पैरेललोग्राम मेथड है, समांतर चतुर्भुज विधि। इस विधि में क्या बात होती है? इस विधि में ऐसा है कि जैसे ये कोई 2 वेक्टर हैं, वो समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये ए वेक्टर इस भुजा को प्रदर्शित करता और ये बी वेक्टर इस भुजा को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो इनका जो परिणामी वेक्टर होगा इनका, वो इसके विकर्ण को प्रदर्शित करेगा, वो इनके विकर्ण को प्रदर्शित करेगा, आर को प्रदर्शित करेगा। और उसका मान जो चाहिए आर वेक्टर, इनका योग a प्लस बी का, तो वो आर वेक्टर इन दोनों का योग ये होगा। और इसका मान जो चाहिए वो होता है अंडर रूट, यहाँ थीटा मान लो इनके बीच का कोण, अंडर रूट a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, ये होता है आर का मान, परिमाण। और यदि ये पूछा जाए ए वाले से ये परिणामी की दिशा क्या होगी, ए वाले से इस वेक्टर से इसकी दिशा ये अल्फा पूछा जाए, तो अल्फा बराबर होता है tan इनवर्स b cos थीटा बटे a प्लस b sin थीटा। सॉरी यहाँ गलती हो गई, ये है b sin थीटा बटे a प्लस b cos थीटा, ये होता है। यदि ये दिशा पूछी जाए यहाँ से, ए वाले से दिशा पूछी, बी से पूछी जाए तो पूरे कोण में से ये घटा ही देना, बस थीटा में से ये लेस कर देना, यहाँ से आ जाए। क्लियर है? आगे और हम बात करते हैं सदस्यों के योग के कुछ गुण, जोड़ने के कुछ गुण, प्रॉपर्टीज, जोड़ से संबंधित गुण यानी कि प्रॉपर्टीज देखें। जोड़ने से संबंधित कुछ प्रॉपर्टीज देखें तो प्रॉपर्टीज ये कि 2 वेक्टर हैं, जैसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इन्हें जोड़ दो ए प्लस बी, ये बराबर होंगे बी प्लस ए के, यानी कि चाहे ए प्लस बी जोड़ो चाहे बी प्लस ए, दोनों का मान बराबर होगा। इसको क्या कहते हैं? इस नियम को कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, यानी कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। क्लियर है? पहला चीज। दूसरी बात ये किसका पालन करते हैं? दूसरी बात ये है कि ये सहचर नियम का भी पालन करते हैं, एसोसिएटिव लॉ। ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर में हम जोड़ रहे हैं किसको? बी और सी वेक्टर के योग को। चाहे ऐसा कर दो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के योग को जोड़ दो आप किससे? सी वेक्टर से, तब भी मान बराबर ही है। ये नियम कौन सा है? ये सहचर नियम, एसोसिएटिव लॉ, सहचर्य नियम, इसका भी पालन करते हैं।
तीसरा, और सदिश किस नियम का पालन करते हैं? और सदिश इस नियम का पालन करते हैं कि दो अदिश हैं m और n, उनमें किसी एक सदिश का गुणा करना है, तो ऐसे हो जाएगा m a वेक्टर प्लस n a वेक्टर। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण नियम, वितरण नियम। तो कहना हम ये चाहते हैं कि जो आपके सदस्यों का जोड़ना है वो क्रमविनिमय नियम का भी पालन करता है, सहचरण नियम का भी पालन करता है और वितरण नियम का भी पालन करता है। ठीक है, क्वेश्चन इन पे कैसे बनेंगे, थ्योरेटिकल प्रश्न, ये हम चर्चा प्रश्नों में ही करेंगे। अभी सिर्फ हम आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि किन किन चीज़ों की आपकी परीक्षा में आपको ज़रूरत पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट। अब बात आती है हमारी किस पे? अब बात आती है हमारी सदस्यों के गुणन पे। ठीक है, सदस्यों के गुणन पे। तो सदस्यों का गुणन दो प्रकार का होता है, नंबर एक अदिश गुणन और नंबर 2 एक सदिश गुणन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, यानी कि सदस्यों का गुणन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशंस ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में देखें ये दो तरह का, एक अदिश गुणन, पहला अदिश गुणन, इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसको इंग्लिश में स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं या इसको डॉट प्रोडक्ट। क्या? डॉट प्रोडक्ट। अदिश गुणन या डॉट गुणन। ठीक है, इसमें क्या होता है अदिश गुणन में? अदिश गुणन में ये होता है कि दो सदस्यों का जब हम गुणा करते हैं, यानी कि अदिश गुणन कहते किसे ये बता रहा हूँ, जब दो सदिश राशियों का गुणा करने से कोई हमें अदिश राशि प्राप्त होती है तो उन सदस्यों का गुणन, उस गुणन को हम अदिश गुणन कहते हैं। उस गुणन को हम क्या कहते हैं? अदिश गुणन कहते हैं। जैसे लेट एग्जाम्पल दे देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे उदाहरण की हम बात करें कि कार्य वर्क, यानी कि कार्य वो होता है कितना? W बराबर F इंटू एस। F भी कैसी राशि है? सदिश। और S भी कैसी राशि है? सदिश। दोनों सदस्यों के गुणा से क्या मिल रहा हमें? कार्य। और कार्य कैसी? अदिश। तो यहाँ पे इनके जो गुणा का निशान होगा वो डॉट वाला होगा। कैसा होगा? डॉट। ये उदाहरण किसका है? अदिश गुणन का उदाहरण। और भी उदाहरण ले सकते हैं हम लोग अदिश गुणन का। और जैसे उदाहरण ले लिया हमने अदिश गुणन का, तुम्हारा बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे हमने ले लिया 5 बराबर, पढ़ा है आपने 5 बराबर E A। E विद्युत क्षेत्र है और A क्षेत्रफल वेक्टर, दोनों सदिश हैं लेकिन उनके गुणन से विद्युत फ्लक्स आ रहा है जो कि अदिश है, तो ये भी कैसा गुणन कहलाएगा? ये भी अदिश गुणन कहलाएगा। ठीक है, अदिश गुणन के बारे में अब और देखते हैं बातें। क्या? लेट कर लो A और B दो वेक्टर है। ठीक है, लेट A एंड B आर टू वेक्टर्स। देन इनका अदिश गुणन करो, A डॉट B करो तो क्या आएगा? मॉड A, यानी कि A का मॉडुलस परमाण और B का परमाण और इनटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है? थीटा है A और B के बीच का कोण, यानी कि दो सदिश हों, उनके वे एक दूसरे से थीटा कोण पर कार्यरत हों तो उनसे बना नया जो अदिश होगा वो उन दोनों के परमाण और कॉस थीटा के गुणनफल के बराबर होगा।
क्लियर? ठीक। और बात करते हैं, कभी कभी इनके बीच का कोण ही पूछ दिया जाता है, तो इसको ऐसे भी कह सकते हो, cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे मॉड ए और मॉड बी। क्लियर है? मॉड ए बटे मॉड बी। ठीक है, ये बात हो गई। हम आगे बात करते हैं। जैसे हम उनका गुणन करें, किनका? अब लंबवत यानी कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का, उनका जब अदिश गुणन करते हैं तो क्या होता है? देखिए जरा, आई डॉट आई का जब आई के साथ डॉट गुणन किया जाता है तो इसका मान 1 होता है। जे का जे के साथ करोगे तो 1, के का के के साथ करोगे तो 1। लेकिन आई का आप जे के साथ करेंगे तो रिजल्ट 0, जे का आप के के साथ करना चाहें तो रिजल्ट 0, के का आई के साथ करना चाहें तो रिजल्ट 0। यस। नेक्स्ट एक बात और समझनी है आपको, क्या कि ये जो अदिश गुणन होता है ये किन किन नियमों का पालन करता है? तो ये गुणन के क्रमविनिमय नियम का, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ए डॉट ए बराबर ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, ये भी नियम पालन होता है। यानी कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन लागू होता है। और यदि ऐसा हो कि ए डॉट बी डॉट सी, तो वही होगा ए डॉट बी और बाद में डॉट किसके साथ? सी के। यानी कि ये गुणन के क्रमविनिमय नियम का भी पालन, गुणन के सहचर नियम का भी पालन करता है। क्लियर? नेक्स्ट बात करें, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इसका भी पालन होता है। यानी कि गुणन के वितरण नियम का भी पालन होता है। क्लियर है? ठीक। तो अदिश गुणन के बारे में आप लोग समझे कि अदिश गुणन क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सदिश गुणन से। ठीक है, सदिशों का सदिश गुणन। यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, इसकी हम बात करें, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो इसमें क्या होता है, इसके एग्जाम्पल क्या है, इसकी पहले बात समझो। ये क्या होता है, जब दो सदिश राशियों का आप गुणा करो और उससे आपको कोई सदिश राशि ही प्राप्त हो, दो सदिश राशियों के गुणनफल से कोई सदिश राशि ही, तो वह सदिश गुणन कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में देखो, जैसे टाउ है बला हुआ, तो ये आर वेक्टर आर और एफ दो सदिश राशियों के गुणनफल से सदिश राशि मिल रही है, तो इसका नाम होगा सदिश गुणन। यस। और उदाहरण ले लें, जैसे हम उदाहरण लेते हैं आपका एल मीन्स यानी कि कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, तो ये किसके बराबर होता है, ये भी आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, यानी कि रेखीय संवेग और त्रिज्यखंड और रेडियस के गुणनफल के बराबर होता है।
क्लियर। और एक ले लें जैसे v वेक्टर बराबर ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, ये कोणीय वेग और रेडियस इसके क्रॉस गुणन के बराबर। ये उदाहरण है किसके, सदिश के, ठीक है। अब सदिश में बात देखो आगे, जैसे दो सदिश हैं a और b, इनके बीच का कोण थीटा है, तो क्या हो जाएगा इनका सदिश गुणन a क्रॉस b बराबर होता है मॉड a मॉड b और साइन थीटा इंटू एन कैप। यहाँ एन कैप लगाना जरूरी है क्योंकि इनका गुणनफल भी एक सदिश राशि आएगा, तो यहाँ तक तो परिमाण है और ये एन कैप दिशा है, ठीक है। तो ये हाँ, यदि इसका मॉडुलस कह दिया जाए a क्रॉस b का मॉडुलस, देन अब आप इसको हटा सकते हैं, तो a और b का मॉडुलस साइन थीटा। अब इनके बीच का कोण यदि निकालना हो साइन थीटा बराबर, तो आप कह सकते a क्रॉस b बटे मॉड a और मॉड b। क्लियर है? ऐसे अब यही बात हम यदि उस रूप में देखें, किसमें, अवलंबित इकाई सदिश के रूप में, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, तो वहां पे क्या होगी, i का i के साथ क्रॉस करोगे तो 0, j का j के साथ क्रॉस करोगे 0, k का k के साथ क्रॉस करोगे तो 0। समान के साथ करोगे तो 0, लेकिन i का यदि j के साथ करोगे तो k आएगा, और j का k के साथ करोगे तो i आएगा, और k का i के साथ करोगे तो j आएगा। लेकिन इन केस इसको उल्टा करने की कोशिश की, सपोज आपने कर दिया i क्रॉस k, तो फिर j नहीं आएगा, माइनस j कैप आएगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये इस दिशा के अकॉर्डिंग चलते हैं, i j k ऐसे चलते हैं। i और j का गुणा करोगे k, j और k का करोगे i, और i और k और i का करोगे तो j, ऐसे चलते हैं। क्लियर है? ये समझ आ गई बात? ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टीज देख लो, गुण। तो पहली तो ये प्रॉपर्टीज कि a क्रॉस b हो और आप b क्रॉस a कर दें, तो ये नहीं होता है। इसके लिए आपको यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं। क्लियर है? क्योंकि ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं। हाँ, यदि ऐसा हो a और b क्रॉस b प्लस c वेक्टर हो, तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्लस a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, ये हो जाएगा। ऐसा सही है, ये सही है, क्योंकि ये वितरण नियम का पालन करते हैं। वितरण, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण नियम, इसका पालन करते हैं। क्लियर है? सबके समझ में है बात? अब आगे बात हम करते हैं, कुछ और आगे टॉपिक है उस पर। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा रह गया है, लेकिन अब इसको हम इस लेक्चर में नहीं, अगले लेक्चर में कंप्लीट कराएंगे। ठीक है? तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। देखते रहिए हमारे YouTube चैनल डिफेंस इंस्टीट्यूट औरिया, और इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ओके, थैंक यू।